Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज द एडम्स एप्पल is formed by। एडम्स एप्पल का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, हायोइड बोन। The right answer is option B, thyroid cartilage। आपके नेक वाले हिस्से में आगे की तरफ जो उभरा हुआ हिस्सा आप देखते हैं, महसूस करते हैं, ये ही एडम्स एप्पल या थायराइड कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। एडम्स एप्पल कह दीजिए या इसे आप थायराइड कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए के अंदर जो क्रिकॉइड कार्टिलेज दिया गया है इसे हम सिग्नेट रिंग कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। नोट करिएगा, इसे आप सिग्नेट रिंग कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। एपिग्लॉटिस जो है इसे आप लिड कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। लिड कार्टिलेज, क्योंकि आपके एयरवे के अंदर फूड पार्टिकल्स का एंट्री इसके द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लॉटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज्ड टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लॉटिंग मैकेनिज्म के दौरान, क्लॉट फॉर्मेशन के दौरान प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है और ये जो बदलाव है ये किसकी प्रेजेंस में होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, कैल्शियम आयंस एंड फिब्रिनोजन। ऑप्शन बी, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के। ऑप्शन सी, कैल्शियम आयन एंड विटामिन के। ऑप्शन डी, कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। अपकमिंग आरएमएल, पीजीआई, नॉरसेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। The right answer is option D। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में होता है। क्लॉटिंग फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं।
सबसे पहली बात, जब भी क्लाइंट को इंजरी होती है, ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए शरीर में ऑटोमेटिकली एक मैकेनिज्म होती है जिसके कारण क्लॉट्स बनते हैं और ब्लीडिंग रुकती है। अब इस क्लॉटिंग मैकेनिज्म में 3 स्टेजेस होती हैं, या यूं कहें कि क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहली स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, या इसे हम फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है और इसका निर्माण क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 और 5 के जुड़ने से होता है, कंबाइन होने से होता है, और ये प्रोसेस कैल्शियम और प्लेटलेट्स की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन बना है यहाँ पर, ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और थर्ड स्टेज के अंदर ये फिब्रिनोजन जो है फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिब्रिन एक इनसॉल्यूबल टाइप का प्रोटीन है, यानी ये शरीर में सॉल्यूबल नहीं होता, घुल नहीं पाता, ये जैसा है वैसा ही रहता है, और इसे ही हम क्लॉटिंग प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट भी जानते हैं, मानते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। फिब्रिन इज अ insoluble protein and it is a last product of coagulation process, clotting process। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the committee which was appointed in 1974 by Government of India under the Ministry of Health and Family Planning for medical education and supporting manpower is known as। 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी कमिटी बनाई गई जो कि भारत में मेडिकल एजुकेशन और सपोर्टिंग मैन पावर के लिए थी? मुखर्जी कमेटी, मुदेलियर कमेटी, श्रीवास्तवा कमेटी, चड्डा कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम्स। The right answer is option C। 1974 में मेडिकल एजुकेशन और मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसे हम श्रीवास्तवा कमेटी के नाम से जानते हैं। श्रीवास्तवा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when caring for a patient who has intermittent claudication, nurse advise the patient to। अगर किसी पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन है, यानी चलने पर पैरों में दर्द होता है, तो इस पेशेंट को नर्स द्वारा कौन सी एडवाइस दी जाएगी? ऑप्शन ए, अप्लाई ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, आप अपने पैरों में स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने। ऑप्शन बी, एलिवेट द लेग्स व्हेन सिटिंग, जब आप बैठें तब अपने पैरों को कुछ ऊपर उठाकर रखें। ऑप्शन सी, रिफ्रेन फ्रॉम वाइगरस एक्सरसाइज, आपको बहुत ज़्यादा हैवी या तेज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन डी, वॉक एज मच एज टॉलरेटेड, आप उतना ही चलें जितना कि आप बर्दाश्त कर पाएं। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, ये फाइंडिंग जो है बर्गर्स डिजीज से संबंधित है।
इस डिजीज के अंदर क्लाइंट की जो पेरिफेरी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण पेरिफेरी ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति को चलने पर दर्द होता है। स्मोकिंग वगैरह इस कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है, नहीं करनी चाहिए ऐसा बोला जाता है। तो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन होने पर, चलने में दर्द होने पर हम पेशेंट को कहेंगे कि आप उतना ही चलें जितना कि आप टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा चलने पर पैरों में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता होगी और अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पा रही है ड्यू टू पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, तो आपको वहां पर पेन होगा। ये चीज यहां पर देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, platelets get activated when they come in contact with। हमारी जो प्लेटलेट सेल्स हैं वो किसके संपर्क में आने पर एक्टिवेट हो जाती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती हैं? हेपेरिन, कोलेजन, फिब्रिनोजन, एंडोथेलियम। हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का काम होता है क्लम्प फॉर्मेशन करना, जो कि ब्लीडिंग को रोकने में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना माना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलेजन। जैसे ही हमारे शरीर में कहीं पर भी इंजरी होती है तो इंजरी वाली साइट से कोलेजन निकलकर प्लेटलेट्स तक पहुंचते हैं और प्लेटलेट्स इन कोलेजन के संपर्क में आते ही एक्टिवेट हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है और ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं तुरंत ब्लड के साथ सर्कुलेशन में आकर ये उस इंजरी वाली साइट तक पहुंचकर वहां पर क्लम्प फॉर्मेशन शुरू कर देती हैं, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। धीरे धीरे उस जगह पर क्लॉट फॉर्मेशन होता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which intervention would the nurse expect to be ordered for a client with dehydration? अगर किसी क्लाइंट को डिहाइड्रेशन है, बॉडी में फ्लूइड की कमी है, तो उसे कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन। ऑप्शन बी, हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन। ऑप्शन सी, सोडियम रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन डी, डाइयूरेटिक थेरेपी। बेसिक बट इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन। डिहाइड्रेशन होने पर हम पेशेंट को हाइपोटोनिक फ्लूइड्स दे सकते हैं। यहाँ पर 0.9% सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जा सकता है डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट में। जब भी किसी क्लाइंट को डिहाइड्रेशन होता है तो उसके अंदर हाइपर ऑस्मोलार इम्बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि उसके शरीर में पानी और सोडियम दोनों की कमी हो चुकी है। अब आप अगर क्लाइंट को ओनली फ्लूइड देते हैं, वाटर देते हैं, तो ये बैलेंस प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाएगा और इस सिचुएशन में आपको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट की यदि बात की जाए तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि 0.9% सोडियम क्लोराइड देना होगा, ताकि क्लाइंट के अंदर सोडियम बैलेंस भी बना रहे और क्लाइंट में किसी भी प्रकार की इम्बैलेंस देखने को ना मिले। वहीं अगर मान लीजिए क्लाइंट को यदि हाइपोवॉलीमिया होता, सिर्फ बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ होता, तो इस सिचुएशन के ट्रीटमेंट में हम
आइसोटोनिक आईवी इन्फ्यूजन का इस्तेमाल कर सकते थे। तो समराइज वे में एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर हाइपोवॉलीमिया है तो आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, और अगर डिहाइड्रेशन है तो फिर आप 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, bleeding time is prolonged in all except, इनमें से किस कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ता? वाइपर बाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया ए, नॉन विलिबर्ट्स डिजीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ब्लीडिंग टाइम और एक होता है क्लॉटिंग टाइम। अगर किसी क्लाइंट के अंदर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, प्लेटलेट सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी संख्या कम हो जाए, या फिर इसका डिसफंक्शन हो जाए, यानी प्लेटलेट्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हो, तो उस सिचुएशन के अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है और इसके वजह से ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कब होता है? अगर किसी के शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाए तो उस समय क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में चोट लगने के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, और अगर व्यक्ति के शरीर में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स खत्म हो जाएं या बहुत कम मात्रा में हो, तो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के द्वारा जो क्लॉट फॉर्मेशन होना है उसमें काफी समय लगेगा, और इस कंडीशन के अंदर क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब इस चीज को आप समझ चुके हैं कि ब्लीडिंग टाइम उस समय बढ़ता है जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो या प्लेटलेट्स अपना फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही हो, और क्लॉटिंग टाइम उस समय बढ़ता है जब क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो। अगर ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा तो भी ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होगा, और क्लॉटिंग टाइम बढ़ेगा तो भी ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। दोनों ही चीज के अंदर, दोनों ही केसेस के अंदर ज्यादा ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हीमोफीलिया ए जो है, इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम क्यों नहीं बढ़ता? हीमोफीलिया ए के पेशेंट के अंदर जो प्लेटलेट सेल्स होती हैं वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर रही होती हैं, इनकी संख्या भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसलिए हीमोफीलिया ए वाले पेशेंट्स के अंदर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होता, नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होता। प्रीवियस क्लासेस में हमने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था कि हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये कम हो जाता है, जिसके कारण क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और थोड़ी सी भी इंजरी होने पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग इन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हीमोफीलिया ए वाले पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टाइम नहीं, क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है, क्योंकि उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन करने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse employed in emergency room is responsible for triage of 4 clients injured in a motor vehicle accident. Which of the following should client receive priority in care? इमरजेंसी में
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के 4 पेशेंट्स आते हैं। इन पेशेंट्स में सबसे पहले किसे इलाज की आवश्यकता है, प्रायोरिटी ऑफ केयर किसे दी जानी चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है, ट्राइएज करना है। सिंपली आपको कहें तो आपका पहला पेशेंट है अ 10 इयर्स ओल्ड विथ लैसरेशन ऑफ फेस। 10 साल का बच्चा जिसके चेहरे पर लैसरेशन हो गया है, घाव हो गया है, कट लग गया है, फट गया है। ऑप्शन बी कहता है 15 years old with external bruises। एक 15 साल का बच्चा है जिसके स्टर्नम बोन यानी ब्रेस्ट बोन के एरिया पर, चेस्ट पर जल गया है। ऑप्शन सी कहता है 34 years old with a fractured femur। 34 साल का व्यक्ति जिसकी फीमर बोन फ्रैक्चर हो चुकी है। ऑप्शन डी कहता है 50 years old with dislocation of elbow। 50 साल का व्यक्ति जिसमें एल्बो डिसलोकेट हो चुकी है, कोहनी अपनी जगह से हिल चुकी है। सबसे पहले किस पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ये आप डिसाइड करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर 15 साल के बच्चे में चेस्ट एरिया पर ब्रूइजिंग हुई है, घाव हुआ है, जल चुका है। तो हो सकता है इस बच्चे के नेक वाले एरिया में भी इंजरी हुई हो। नेक वाले एरिया में यदि इंजरी होती है तो इस बच्चे को रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थोड़ी देर बाद उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए और उसे सांस नहीं आए, रेस्पिरेशन सीजेशन हो जाए और उसकी डेथ हो जाए। तो हमें अगर बच्चे के चेस्ट एरिया में गले के पास पास चोट लगी है तो उसे सबसे पहले अटेंशन देना होगा, क्योंकि चोट के बाद टिश्यूज में इन्फ्लामेशन होगी और इन्फ्लामेशन के कारण कहीं अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी वे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो बच्चे की डेथ हो सकती है। इसके अलावा चेहरे पर घाव होना एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पर नहीं रहेगा। फीमर फ्रैक्चर होने पर हम क्लाइंट को इमोबिलाइज कर सकते हैं और उसके बाद जब इस एक्सटर्नल ब्रूइजिंग वाले पेशेंट को अटेंड कर लें तब इसे देखा जा सकता है। एल्बो यदि डिसलोकेट है तो हम क्लाइंट को स्टेबल रहने के लिए कह सकते हैं और बाद में इसे अटेंशन दे सकते हैं। ट्राइएज के अंदर टोटल 3 कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जो ज़्यादा अर्जेंट केसेस होते हैं उन्हें हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, रेड कलर जोन में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद अर्जेंट केसेस जिन्हें हम अ, थोड़ी देर बाद देख सकते हैं, 1 घंटे बाद अटेंड कर सकते हैं, उन्हें हम येलो कलर से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है ग्रीन कलर। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि काफ़ी ठीक हैं, छोट हल्की फुल्की सी इंजरी है और मूव कर पा रहे हैं। और आखिरी फोर्थ लास्ट कलर आता है ब्लैक कलर, जो कि लगभग डेड पेशेंट्स को दिया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी डेथ होना बिल्कुल तय है, उन्हें कुछ भी करके हम बचा नहीं सकते। ऐसे पेशेंट्स को हम ब्लैक कलर देते हैं ट्राइएज के अनुसार, ट्राइएज की कैटेगरी के अंदर। तो ये 4 कलर्स हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। इनमें से एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन सी है? डिगॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस्प्रिन, ड्यूब्यूटेमाइन।
The right answer is option C, एस्प्रिन। एस्प्रिन वह एजेंट है जो कि प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट करता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने से रोकता है। अगर किसी क्लाइंट को आप एस्प्रिन ड्रग देते हैं तो ये प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट कर देता है। प्लेटलेट्स गेट इनएक्टिवेटेड, और प्लेटलेट्स यदि इनएक्टिवेट हो जाएंगी, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी, तो क्लॉट फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा और ब्लीडिंग यदि हो रही है तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो इस तरह से याद रखिएगा। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट ड्रग के एक और एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्लोपिडोग्रिल को याद रख सकते हैं। क्लोपिडोग्रिल ये भी एंटी प्लेटलेट ड्रग का एग्जाम्पल है। इन मेडिसिन का इस्तेमाल किन सिचुएशन में किया जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि एस्प्रिन जो है वो किन कंडीशंस के अंदर दी जा सकती है, तो याद रखिएगा अगर किसी क्लाइंट में ट्रांसिमिक इस्चेमिक अटैक आने की संभावना है तो प्रोफाइलैक्टिकली हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट्स को ये दी जा सकती है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के पेशेंट्स को दी जा सकती है, और सिंपली कहें तो ऐसा कोई भी डिजीज कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचने में रुकावट आ सकती है, तो वहां पर हम एस्प्रिन को एज अ ट्रीटमेंट या प्रोफाइलैक्सिस यूज कर सकते हैं। Next question. Which of the following roommates would be most suitable for the client with myasthenia gravis? माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के साथ इनमें से किस पेशेंट को एज अ रूममेट रखा जा सकता है? ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म, बी क्रोहान्स डिजीज, सी पाइलोनेफ्राइटिस, डी ब्रोंकाइटिस। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन होती क्या है। अगर किसी व्यक्ति में एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाए तो नर्व्स ट्रांसमिशन या यूं कहें इम्पल्स का ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इस इम्पल्स के ट्रांसमिशन के न हो पाने के कारण व्यक्ति के अंदर इनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी या फिर मूवमेंट्स बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेंगी। ये कंडीशन माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाती है। इस कंडीशन के होने पर पिटोसिस यानी ड्रूपलिंग ऑफ आईलेट्स अर्ली सिम्टम्स के रूप में देखी जाती है। अब आप बताएं कि इन चारों में से किस डिजीज के पेशेंट को आप माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। देखिएगा ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। अगर ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के साथ शिफ्ट करेंगे तो इस पेशेंट के अंदर लगातार कफिंग होगी, ये बहुत ज्यादा खांसी करेगा जिसके कारण माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम इस पेशेंट के साथ इसे शिफ्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन से सफरिंग पेशेंट की, पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन किडनी का इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन के होने के कारण क्लाइंट को बार बार यूरिन के लिए जाना होता है, यूरिन पास करने के लिए जाना होता है, तो जिसके कारण इसके रूममेट को बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो सकता है, तो हम इस पेशेंट को भी इसके साथ नहीं शिफ्ट कर सकते। क्रोहान्स डिजीज की बात करें तो ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का एक टाइप है
जिसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और लगातार डायरिया जैसी स्टेट रहती है। सो क्लाइंट को बार बार टॉयलेट के लिए जाना होता है, वॉशरूम के लिए जाना होता है, तो ये भी क्लाइंट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम इन तीनों पेशेंट्स के साथ माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को नहीं रख पाएंगे। फाइनली हमारे पास बचता है ऑप्शन ए, हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन के अंदर हम जानते हैं कि पर्सन जो है बहुत ज्यादा शांत रहता है, उसका एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा कम रहता है, और इसी वजह से हम माइस्थेनिया वाले पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के साथ शिफ्ट कर देंगे, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो और दोनों आराम से रह सकें। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है ये आपको बताना है। 2 लाख से 3.5 लाख, 1 लाख से 2.5 लाख, 4.5 से 9 लाख, 6 लाख 90 हजार, 1 लाख से 4.5 लाख पर mm³। बेसिक बट इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। देखिएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बाकी हर लैब के अंदर कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट कोई भी डाटा नहीं माना जाएगा। आप अपने क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंसर को सेलेक्ट करें, और एग्जाम में हमेशा याद रखें, वैल्यू वाले क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट ये निश्चित कभी नहीं करता कि हम इस चीज को मानेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को अलग अलग रखते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 1 लाख to 4,50,000 per mm³ is a normal blood platelet count. Next question, what should the nurse do initially when obtaining consent for surgery? सर्जरी के लिए कंसेंट लेते समय नर्स को शुरुआत में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, डिस्क्राइब द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द सर्जरी। सर्जरी के दौरान कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं ये सभी क्लाइंट को बताने चाहिए। ऑप्शन 2, explain that obtaining the signature is routine for any surgery. सर्जरी से पहले पेशेंट के साइन लेना, सिग्नेचर लेना एक रूटीन है और हम हमेशा ऐसा करते हैं। ऑप्शन 3, witness the client's signature which the nurse signature will document. आप क्लाइंट के द्वारा किए गए सिग्नेचर में एज अ विटनेस के रूप में रहेंगे। ऑप्शन 4, डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट्स नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट। हम इस बात को चेक करेंगे कि क्लाइंट का नॉलेज कंसेंट देने के लिए पूरा है या नहीं। सर्जरी से पहले कंसेंट साइन करवाते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे ये आपको सेलेक्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम। देखिएगा, 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि हम सर्जरी से पहले क्लाइंट को इस सर्जरी में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं इन सब के बारे में बताएंगे। ये ऑप्शन आपका गलत है।
यहाँ पर इस बात पर गौर करिएगा, जो कंसेंट लेने की जिम्मेदारी होती है वो डॉक्टर की होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की होती है, ना कि नर्सेस की। और कंसेंट लेते समय डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही क्लाइंट को इस सर्जरी से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं, इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताते हैं। कंसेंट का मतलब होता है सर्जरी से पहले क्लाइंट को ये बताया जाता है कि इस ऑपरेशन को हम क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे और इस ऑपरेशन से आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। और इन सभी बातों को बता दिया है हमने, और आप इसके बावजूद भी हमसे ये ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, ये सब बातें लिखकर क्लाइंट के सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। ये कंसेंट है और ये जो प्रोसेस है सारा डॉक्टर की जिम्मेदारी है, ना कि नर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर आपने देखा होगा सर्जरी से पहले कंसेंट लेना नर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरह है जो कि गलत भी है। सो सर्जरी में कौन सा रिस्क हो सकता है इसकी जानकारी आप नहीं देंगे, ये आपका काम नहीं है, ये आपके डोमेन में नहीं आता, नर्सिंग डोमेन में नहीं आता, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, कि आप पेशेंट से कहेंगे कि सर्जरी से पहले साइन लेना, कंसेंट लेना एक रूटीन वर्क है और हम ऐसा सभी के साथ करते हैं। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा कहकर क्लाइंट से सिग्नेचर लेना गलत है। सिर्फ ये बताकर क्लाइंट से सिग्नेचर ले लेना ये सही नहीं है। क्लाइंट को इतना कहकर सिग्नेचर नहीं लेने हैं। सो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन 3 कहता है विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर विच द नर्स सिग्नेचर विल डॉक्यूमेंट। आप क्लाइंट के सिग्नेचर को एज अ विटनेस के रूप में देखेंगे। ये ऑप्शन भी वैसे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन क्लाइंट को आपने सर्जरी का नॉलेज नहीं दिया है और सिर्फ विटनेस के रूप में सिग्नेचर ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। फाइनली ऑप्शन 4 सही माना जाएगा, कि हम इस बात को चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या क्लाइंट कंसेंट देने की हालत में है, क्या क्लाइंट के पास इस सर्जरी को लेकर पूरा नॉलेज है, क्या क्लाइंट इस सर्जरी के फायदे और नुकसान को जानता है। तो इस चीज में उसके लो लेवल नॉलेज लेवल का असेसमेंट करना कंसेंट लेने से पहले सबसे जरूरी चीज है, और ये ही हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnetic resonance imaging scan is prescribed for a client with a suspected brain tumor. Which preparation should the nurse prepare to administer to the client before the procedure? आपको ऐसा अनुमान है कि इस पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, और इस चीज को पता करने के लिए आप उसमें एमआरआई टेस्ट करवाते हैं। इस एमआरआई टेस्ट से पहले कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है? सिंपली कहें तो ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट में एमआरआई करवाते समय कौन सा इंटरवेंशन इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 ओपियोइड्स दे सकते हैं, ऑप्शन 2 सिडेटिव ड्रग दे सकते हैं, ऑप्शन 3 कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे सकते हैं, ऑप्शन 4 एंटीहिस्टामिन ड्रग दे सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 सीडेटिव्स। आइए एमआरआई क्या है और इससे जुड़े क्यों सीडेटिव्स दिए जाते हैं इस चीज को जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एमआरआई जो टेस्ट है ये एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसकी मदद से आप शरीर के टिश्यूज, स्ट्रक्चर और ब्लड फ्लो को देख सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट के बॉडी टिश्यू, उसकी एनाटॉमी, स्ट्रक्चर या ब्लड फ्लो को देखना हो तो आप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर हम क्लाइंट को एक सिलेंडर शेप्ड स्कैनर के अंदर इंसर्ट करते हैं और अलग अलग एंगल से इमेजेस ली जाती हैं पर्टिकुलर टारगेटेड पार्ट की। अगर पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया है यानी कि बंद जगहों पर उसे जाने में डर लगता है तो एमआरआई के दौरान पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। इस चीज के सॉल्यूशन हेतु एमआरआई करते समय क्लॉस्ट्रोफोबिया के पेशेंट्स को हम सिडेटिव ड्रग दे सकते हैं। सिडेटिव ड्रग देने से पेशेंट की बॉडी कुछ रिलैक्स हो जाएगी और उसे एमआरआई करवाने हेतु इजीली मशीन के अंदर भेजा जा पाएगा। एमआरआई स्कैन करते समय जो पेशेंट्स स्थिर नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें भी शांत करने के लिए हम रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब एमआरआई से इमेजेस ली जा रही होती हैं तो पेशेंट का बहुत ज़्यादा स्थिर होना आवश्यक है। अगर पेशेंट लगातार मूवमेंट करता रहेगा तो प्रॉपर इमेजेस नहीं आ पाएंगी और प्रॉपर इमेजेस नहीं आएंगी तो प्रॉपर डायग्नोसिस भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ऑप्शन 1, 3 और 4 के अंदर ओपियोइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दी गई हैं। इन सभी मेडिसिन का एमआरआई करवाते समय कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ सिडेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पेशेंट में किसी प्रकार की घबराहट ना हो, पेशेंट स्थिर रहे ताकि बेहतर इमेजेस निकाली जा सकें। जो क्लस्ट्रोफोबिया कंडीशन है जिसमें बंद जगहों पर या छोटी जगह में जाने में क्लाइंट को डर लगता है, एमआरआई करवाते समय एक ऐसी टेक्निक भी डेवलप की गई है जिसमें ओपन एमआरआई मशीन्स का या ओपन एमआरआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्लाइंट को मशीन के अंदर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेसिकली ये टेक्निक डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल आरबीसी काउंट फॉर वुमेन इज। वुमेन में आरबीसी काउंट कितना होता है ये आपको बताना है। रेड ब्लड कार्पसल्स नॉर्मल काउंट। ऑप्शन ए 4.4 टू 6, 3.9 टू 5.4, 4.2 टू 5, 4.2 टू 5.6। ये सारी वैल्यूज मिलियंस के अंदर हैं। The right answer is option C, 4.2 to 5 lakh। किसी एवरेज पर्सन की बात की जाए, नॉर्मल पर्सन की बात की जाए तो उसमें 5 मिलियन के आसपास आरबीसीज होती हैं और वुमेन की बात की जाए तो एवरेज यदि देखा जाए तो ये 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब के आसपास आरबीसी होती हैं। तो इसलिए हमने 4.2 से 5 मिलियन को सही आंसर सेलेक्ट किया है। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।